नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम आप लोगों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु को पढ़ाते हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो इससे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के 19 वीडियो हमने इस पे अपलोड किया है दोस्तों। अब कुछ दोस्तों मित्रों ने बताया कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाया करिए, एनालिसिस वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा एनालिसिस के बारे में कम, डायरेक्ट आंसर को ही बताऊंगा। यदि आप लोगों को यह सीरीज़ पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि हमने जो पुराने एनालिसिस वाले वीडियो पढ़ाए हैं और इस वाले वीडियो में कौन सी अच्छी है, एनालिसिस की अच्छी है कि ये वाली वीडियो अच्छी है, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं फिर उसी हिसाब से पढ़ाऊँगा। एनालिसिस वाली वीडियो पढ़ाऊँ या केवल आंसर बता करके ही अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाऊँ, तो आप लोग जो भी कमेंट करेंगे अगले वीडियो में उसी प्रकार से आप लोगों के सामने वीडियो को प्रस्तुत करूँगा। तो इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह विवेचना किसने की है कि समाज को कमांड क्लास और ओबे क्लास में विभाजित किया जा सकता है। विकल्प में है एंथोनी गिडिंस, कार्ल मार्क्स, पीटर बर्जन, राल्फ डेहरेनडॉर्फ। तो दोस्तों, समाज का विभाजन कमांड क्लास या ओबे क्लास में बात करें तो यह जो है राल्फ डेहरेनडॉर्फ महोदय ने किया है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने तर्क दिया है कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है। सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा ये किसकी है कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है। विकल्प में है पीबी यंग, बोगार्डस, गुड एवं हार्ट, जी.ए. लुंडबर्ग। तो दोस्तों, सामाजिक अनुसंधान में एक साथ रहने वाले जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अध्ययन को ही अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है। यह परिभाषा जो है बोगार्डस ने दिया है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपकल्पना परीक्षण किए जाने वाला ये एक प्रस्ताव है, किसकी परिभाषा है? शोध से संबंधित ये दो क्वेश्चन थे कि उपकल्पना परीक्षण के लिए किए जाने वाला एक प्रस्ताव है, किसने परिभाषित किया है? उपकल्पना की परिभाषा किसने दिया हुआ है? बोगार्डस, पीबी यंग, एफ.एन. कलिंगर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यह परिभाषा, उपकल्पना की परिभाषा जो है बोगार्डस महोदय ने ही दिया है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या से संबंधित है कि निम्नलिखित में से किसका नाम अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत से संबंध है? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया हुआ है? विकल्प में है माइकल थॉमस सैडलर, थॉमस डबलडे, एडविन केनन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जनसंख्या अनुकूलतम से जनसंख्या सिद्धांत जो है एडविन केनन महोदय ने सबसे पहले दिया था। इसके कई विद्वान हैं, इसके समर्थक में कई विद्वान आएंगे। तो इस प्रकार से
अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत जो है एडविन केनन महोदय ने पहली बार दिया था, तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का मतलब ये होता है कि किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु, वातावरण और वहाँ के उत्पादन क्षमता के अनुपात में ही जनसंख्या जिससे जनसंख्या का अधिकतम विकास किया जा सके उसे ही अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत जो है एडविन केनन महोदय ने दिया था, तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वेबर ने जीवन अवसर लाइफ चांस की अवधारणा का प्रयोग किया है। किसके संदर्भ में जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग किया है? स्थिति को बताने के लिए, शक्ति को बताने के लिए, वर्ग को बताने के लिए, निर्जातीयता को बताने के लिए। तो दोस्तों वर्ग के निर्धारण के संदर्भ में जो है कार्ल मार्क्स ने जीवन अवसर लाइफ चांस की बात करते हैं, तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वर्ग का निर्धारण कैसे होता है इसके बताने के लिए मैक्स वेबर महोदय ने इसे जो है जीवन अवसर के सिद्धांत लाइफ चांस की बात करते हैं, तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति माप इसमें से 3 है, एक नहीं है। विकल्प में है प्रसार, रेंज, बहुलक, मोड। बहुलक को ही भूयिष्ठिक भी कहा जाता है। माध्य, मीन, माध्यिका, मीडियम। तो दोस्तों हम लोगों ने शोध में सामाजिक सांख्यिकी वाले पोर्शन में पढ़ा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति माप होता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे माप है लिखा हुआ है, ये माप होता है। इसके अंतर्गत बहुलक आता है, माध्य आता है और माध्यिका आता है, जबकि प्रसार की जो है केंद्रीय प्रवृत्ति माप के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिकरण के सिद्धांत में सामान्यीकृत अन्य की प्रासंगिकता की चर्चा की है? सामान्यीकृत अन्य की बात कौन करता है? विकल्प में है C.H. कूले, H.M. जॉनसन, F. फ्रायड, G.H. मीड, हर्बर्ट मीड। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं C.H. कूले महोदय ने जो है आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया हुआ था, जबकि आई और मी का सिद्धांत जो है मीड महोदय ने दिया था, उसी में उन्होंने सामान्यीकृत अन्य की चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सामान्यीकृत अन्य की बात जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने किया था। इनकी एक पुस्तक आई थी मिड सेल्फ एंड सोसाइटी, उसी पुस्तक में इन्होंने सामान्यीकृत अन्य की बात करते हैं, और आई और मी की भी बात इन्होंने उसी पुस्तक में किया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने यह तर्क दिया है कि समाज में संबंध परिस्थिति से अनुबंध के आधार पर विकसित हुए हैं? संबंध परिस्थिति में अनुबंध के आधार पे, समाज में संबंध जो होते हैं परिस्थिति के अनुबंध के आधार पर। संबंध परिस्थिति की बात कौन करता है? हेनरी मेन, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट हाइमन, हाबेल। तो समाज में संबंध परिस्थिति की बात जो है हेनरी मेन महोदय ने किया है, तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में माना को एक महत्वपूर्ण कारक किसने माना है? जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में माना शब्द का प्रयोग किसने किया था?
महत्वपूर्ण कारक माना था। विकल्प में है नेस्फील्ड, J.H. हट्टन, लुई डूमा, C. बाउगले। तो हम सभी जानते हैं जात की उत्पत्ति के संदर्भ में नेस्फील्ड का जो है व्यवसायिक सिद्धांत है, जबकि जात की उत्पत्ति में मानववाद का सिद्धांत जो है J.H. हट्टन मीड महोदय ने दिया था। तो इस प्रकार से बी विकल्प सही हो जाएगा। इसी के आधार पे मजुमदार मजुमदार ने बोंगावाद की बात की है। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि बोंगावाद की अवधारणा किसने दी है, तो मजुमदार महोदय ने दिया हुआ है, जबकि मानववाद की अवधारणा जो है जाति व्यवस्था में मानववाद की अवधारणा जो है J.H. हट्टन महोदय ने दिया है। तो इस प्रकार से बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है परिवार निम्नलिखित में से परिवार की उत्पत्ति हेतु क्रमिक विकास मतलब उद्विकास के आधार पर विकास के विचार की अवधारणा किसने दी है। क्रमिक विकास मतलब एक क्रम से दूसरे क्रम में विकास हुआ है परिवार की उत्पत्ति का, ये किसने बताया हुआ है। मार्गन, टाइलर, बैकोफन, मेलिनोव्स्की। तो दोस्तों टाइलर की बात करें यदि, तो टाइलर ने जो है धर्म की और कला की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं, जबकि परिवार के अगर क्रमिक विकास या उद्विकास की बात करेंगे तो यह मार्गन महोदय ने किया था। इनकी एक पुस्तक आई थी द एशियन सोसाइटी, उसी पुस्तक में इन्होंने परिवार के 5 क्रम बताए हैं। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक अवस्था में परिवार जो है समरक्त परिवार था, उसके बाद समूह विवाही परिवार बनता है, फिर उसका उद्विकास होकर के सिंडेशियन परिवार बनता है, फिर वह पितृ सत्तात्मक परिवार बनता है, फिर उसके बाद लास्ट में एक विवाही परिवार। तो यह परिवार की उत्पत्ति के 5 क्रम के बारे में बताया है मार्गन महोदय ने। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पत्नी की परिधि तथा उनके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है। रक्त मूलक परिवार, दंपत्ति मूलक परिवार, प्रजनन परिवार, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों रक्त मूलक परिवार वह परिवार होता है जिसमें हम जन्म लेते हैं, जिसे जन्म मूलक भी परिवार कहा जाता है। और दंपत्ति मूलक परिवार वह होता है जिसमें सिर्फ पति और पत्नी होते हैं, तो उसे दंपत्ति मूलक परिवार कहा जाता है। और प्रजनन परिवार उस परिवार को कहा जाता है जिस परिवार में पति पत्नी और उनसे संबंधित बच्चे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए लिखा हुआ है कि पति और पत्नी की परिधि मतलब पति पत्नी होंगे, साथ में उनसे संबंधित रक्त संबंधी मतलब उनके बच्चे जो होंगे उन्हीं की बात कर रहा है। तो ऐसे परिवार को प्रजनन परिवार के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हर्बर्ट जे गैंस नगरीय जीवन की विभिन्न शैलियाँ प्रस्तावित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन उनके द्वारा प्रस्तावित नहीं है। नगरीय जीवन की विभिन्न शैलियाँ, नगरीय जीवन की कई शैलियाँ हैं प्रस्तावित करते हैं गैंस महोदय, कौन उसमें से एक नहीं है जिसको प्रस्ताव जो है गैंस महोदय नहीं करते हैं। निर्जातीय शहरी, वंचित, फंसे हुए, सर्वदेशज। तो दोस्तों जो है गैंस महोदय जो है वंचित की बात करते हैं, फंसे हुए की बात करते हैं और सर्वदेशज की बात करते हैं, निर्जातीय शहरी की बात नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण है। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब होता है जानबूझ करके एक दूसरे से क्रिया करना, वह अंतःक्रिया कही जाती है। इसमें कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच में कोई कार्य हो रहा हो, वह
सहयोगात्मक हो, विरोधात्मक हो, किसी प्रकार का भी कार्य हो, लेकिन उनके बीच में कुछ न कुछ क्रिया हो रही हो, तो उसी को हम सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, विकल्प में है स्मार्टफोन पर वीडियो गेम खेलना, तो यह अंतःक्रिया नहीं है, क्योंकि यह अकेले एक व्यक्ति वीडियो गेम खेल रहा है। और रोचक किताब पढ़ना, यह भी अंतःक्रिया नहीं है। अपने भाई से झगड़ा करना, हमने बताया भी कि दो व्यक्तियों के बीच में क्रिया होती है, प्रत्यक्ष रूप से जानबूझ करके जो कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भाई से झगड़ा करना क्या है, एक सामाजिक अंतःक्रिया है। उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प में दिया हुआ है, तो नहीं, ये सी विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। अपने भाई से झगड़ा करना क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया है। अगला प्रश्न है, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप नामक पुस्तक किसने लिखी? रॉबिन फॉक्स, C.J. फुल्लर, F.G. बाइले, C. लेवी स्ट्रास। तो दोस्तों, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप पुस्तक जो है लेवी स्ट्रास महोदय ने लिखी हुई है, तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेवी स्ट्रास महोदय ने एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप पुस्तक में नातेदारी विनिमय की बात करते हैं, और ये एक संरचनात्मक विनिमय की भी बात करते हैं इसी पुस्तक में। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी मेलिनोव्स्की द्वारा रचित नहीं है? 4 पुस्तकें दी हुई हैं, इसमें से 3 पुस्तकें जो हैं मेलिनोव्स्की की हैं, एक पुस्तक जो है मेलिनोव्स्की की नहीं है। उसी की पहचान करना है, कौन मेलिनोव्स्की की पुस्तक नहीं है। तो पहली पुस्तक है सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी। दूसरी पुस्तक है सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटी। तीसरी पुस्तक है क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी। चौथी पुस्तक है द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज इन नॉर्दर्न वेस्टर्न मेलेनेशिया। तो दोस्तों, ये पुस्तक सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी, यह मेलिनोव्स्की की पुस्तक है। क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, यह भी पुस्तक जो है मेलिनोव्स्की की है। द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज इन नॉर्दर्न वेस्टर्न मेलेनेशिया जो है, यह भी मेलिनोव्स्की की पुस्तक है। जबकि बी विकल्प जो है सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटी, यह पुस्तक जो है मार्गरेट मीड महोदय की है। तो इस प्रकार से बी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि यह पुस्तक जो है मेलिनोव्स्की की नहीं है, मार्गरेट मीड महोदय की है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पीढ़ी पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है, परंतु नए का समर्पित भाव से अनुसरण करती है, यह उदाहरण है। प्रत्येक पीढ़ी जो होती है, पुराने फैशन जो चले आ रहे हैं पुराने समय में, उनकी क्या होता है, हंसी उड़ाता है, और नए को क्या करता है, समर्पित भाव से अनुसरण करता है, उदाहरण है सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सामयिक केंद्रीयता, पीढ़ीगत प्रसार। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा अकबर महोदय ने दिया था, और इसमें बताते हैं कि भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है, अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। तो जैसा कि प्रश्न में पूछा है, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें संस्कृतियों की तुलना तो नहीं की गई है। दूसरा, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का तात्पर्य है कि एक संस्कृति की तुलना दूसरे संस्कृति से नहीं की जानी चाहिए। उसकी संस्कृति अच्छी है, बुरी है, ऐसी तुलना ही नहीं की जानी चाहिए। सभी संस्कृतियाँ क्या होती हैं, अच्छी होती हैं। तो यह सांस्कृतिक सापेक्षवाद है। सामयिक केंद्रीयता जो है, यही विकल्प सही होगा, क्योंकि समय के साथ जो अच्छा होता है उसे अपनाया जाता है, और जो पुरानी परंपराएं होती हैं उसे भुला दिया जाता है। तो यह विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक दो मात्रदली तैबली ओल और तारथरोल में बटी हुई है? दो जनजातियों में कौन सी जाति दो मात्र दलों में बटी हुई है? खस, टोडा, नायर, खरिया। तो दो मात्र दलों में बटी हुई जनजाति जो है वो है टोडा जनजाति। तो इस प्रकार से बी विकल्प सही हो जाएगा। टोडा जनजाति पशुपालक जनजातियां हैं। इसमें भातृक बहुपति विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है और पशुपालन में ये भैंस का पालन ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए इनके बीच में भैंस कल्चर भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने सबसे पहले 1827 में आपराधिक आंकड़े तैयार किए थे? आपराधिक आंकड़े किस देश ने सबसे पहले तैयार किए थे? यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली। तो दोस्तों, अपराध के संदर्भ में पहली बार कोई देश जो आंकड़े इकट्ठे किया था तो वह था फ्रांस। फ्रांस के ही जो है समाजशास्त्री थे आगस्त काम्टे भी थे। उसके बाद उनके फ्रांस के दूसरे विद्वान हैं इमाइल दुर्खी महोदय, जिसने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था, उन्होंने भी आपराधिक आंकड़ों के आधार पे ही दिया था। तो पहला देश है जो आपराधिक आंकड़े तैयार किया था तो वह है फ्रांस। इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में चर्चा हुई थी। संभवतः ये चौथा प्रश्न था और इसमें पूछा हुआ है प्रवर्तक और समर्थक। मैंने उस चौथे प्रश्न के संदर्भ में ही बताया था कि प्रवर्तक तो एडविन केनन महोदय हैं, तो ये तो है। उसके साथ साथ मैंने बताया था और कई विद्वान हैं जो इसका समर्थन करते हैं। तो रॉबिन्स भी इसका समर्थन करते हैं, कार्ल सैंडर्स भी इसका समर्थन करते हैं और डाल्टन भी इसका समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से ए बी दोनों सही होगा। तो इस प्रकार सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही होगा, क्योंकि एडविन कैनन तो इसके प्रवर्तक हैं अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के। रॉबिन्स, कार्ल सैंडर्स और डाल्टन जो हैं इसके समर्थक माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ए बी दोनों सही हो जाएगा, जो कि सी विकल्प में है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इस सेट का यह अंतिम प्रश्न है। हाँ दोस्तों, जो मैं पहले पढ़ाता था एनालिसिस करके, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कुछ विद्वानों ने कहा कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइएगा, तो इसलिए मैंने एनालिसिस करना छोड़ दिया है। यदि आप लोगों को पुराने तरीके से पढ़ना है तो भी बताइएगा, या नए तरीके से पढ़ना हो तो भी कमेंट करके बताइएगा कि नहीं सर आप इस तरीके से बताइए एनालिसिस करके या नहीं एनालिसिस करके, जिससे फास्ट पढ़ा सके। तो आप ज़रूर बताइएगा। तो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या की है? कार्ल मार्क्स, किंग्सले डेविस एवं जूलियत ब्लैक, डबलडे, पीटर बर्जन। तो प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या करें तो डबलडे महोदय ने भी किया है, लेकिन प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की बात करेंगे तो यह किंग्सले डेविस एवं जूलियत ब्लैक महोदय ने किया है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जबकि डबलडे महोदय ने आहार सिद्धांत दिया हुआ है। तो इस प्रकार से 20वें प्रश्न में बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हाँ दोस्तों, यदि सीरीज़ में जो पहले पढ़ा रहे थे हम
उसके आधार पे अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि नहीं सर पुराने पैटर्न में पढ़ाइए या फिर नए पैटर्न में। तो इस तरीके से पढ़िए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।